हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज का जैसा कि अपना जो फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस का अपना बैच स्टार्ट किया हुआ था अपन ने, ठीक है। तो उसका आज लेक्चर नंबर 31 होने वाला है, जिसके अंदर अपन प्रॉब्लमेटिक सोइल की बात कर रहे थे। जैसा कि अपना जो 29 नंबर का जो लेक्चर था, उसके अंदर अपन ने प्रॉब्लमेटिक सोइल का बात किया था, क्या प्रॉब्लमेटिक सोइल होती है। यदि कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा हो तो हमारा 29 और 30 नंबर का वीडियो देख लेना। तो दोनों जो वीडियो है किससे रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी सोइल थी, जिसके अंदर 31 में हमने एसिड सोइल का पूरा बात किया था। उसी साथ में बेसिक सोइल जो होती है, मतलब पीएच के बेसिस पे हमने दो टाइप की सोइल प्रोबेबिलिटी सोइल के अंदर पढ़े थे, एक एसिडिक सोइल, एक बेसिक सोइल या सोल्ट इफेक्टेड सोइल के बारे में पढ़े थे। इसके अंदर लेक्चर नंबर 30 था अपना, जिसके अंदर अपन ने बात कर ली थी कि जो बेसिक सोइल होती है या जो सोल्ट इफेक्टेड सोइल होती है, एल्केलाइन सोइल होती है, उसके उसकी कंडीशन वगैरह की बात किए थे, उसके फैक्टर वगैरह की बात कर लिए थे, कुछ बेसिक अपन ने उसके अंदर कंसेप्ट बात किए थे। उसी साथ में 29 लेक्चर में अपन ने कंप्लीट इसकी बात की थी, विद कंसेप्ट आपको बताया था कि कैसे आपको इसको बिल्कुल सिंपली वे में, बिल्कुल सरल तरीके से कैसे आपको याद रखना है। वहां पर सिर्फ आपको मैंने दो कंसेप्ट बताया था, बेसिक एलिमेंट कौन से होते हैं और एसिडिक एलिमेंट कौन से होते हैं, किसकी वजह से अपने को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सोइल के अंदर, बस सिर्फ वो याद रखना था। बाकी जितना भी अपने लास्ट जितने भी अपने क्लास में पढ़ा है, उसका एप्लीकेशन है, सिर्फ उसका आपको दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उन दो कंसेप्ट से आपको प्रोब्लमेटिक सोइल की क्वेश्चन सोल्व हो जाने वाले हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखा हो तो मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखा है फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस करके, तो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हो। ज़्यादा नहीं, आपका मतलब 31 लेक्चर है, तो यहाँ पर आपको 15 टू 16 आवर्स के अंदर, मतलब 15 टू 16 आवर्स के अंदर आप कंप्लीट फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस कंप्लीट कर सकते हो। हमारा लास्ट लेक्चर बचा है सिर्फ, मतलब लास्ट टॉपिक बचा है फर्टिलाइजर को लेकर पढ़ाऊंगा, 3 या 4 क्लास में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 35 क्लास होगी, मतलब 60-70 आवर्स के अंदर आप कंप्लीट में यहाँ पर फंडामेंटल बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको देखने को मिलेगी। प्रॉपर आप नोट्स बना के रख लीजिए, आपको पूरा यूजी होगा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो आराम से आपका निकल जाएगा इन फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस के नोट्स के अंदर। सोइल से भी आपको कुछ भी डाउट यहाँ पर नहीं आएगा, फिर भी कुछ डाउट आता है तो मेरे को कमेंट्स में आप जरूर बोलिए, ठीक है। तो चलते हैं, आप अपना बेसिक जो पार्ट होगा सेकंड नंबर, मतलब मैनेजमेंट एंड रिक्लेमेशन कैसे करते हैं सोइल का, मतलब बेसिक सोइल को आप मैनेज कैसे करते हैं। अपन लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिया था कि कैसे उसको अपन ने, तो किस वजह से हो रहा था, कौन कौन से फैक्टर सर उनकी उनकी अपन ने बात कर ली थी। तो अब देखेंगे अपन इसके अंदर जो एल्कलाइन सोइल एंड बेसिक सोइल या साल्ट इफेक्टेड सोइल भी इसको अपन बोलते हैं, तो क्यों होती है और इसको कैसे अपन मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन इसका पूरा मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, जिसको अपन, मैंने आपको यहाँ पर 3 सिंपल करने के लिए, बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझ में आए, आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़े, इसके लिए मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है। इसको 3 पार्ट में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब रिक्लेमेशन ऑफ सोल्ट इफेक्टेड सोइल, मतलब उसके अंदर अपन क्या मिक्स करें, क्या उसके अंदर मतलब ऐसे कुछ सब्सटेंस वगैरह, क्या कुछ कंपाउंड्स वगैरह अपन यूज करें सोइल के अंदर, ताकि उसकी जो सोल्ट ज्यादा अमाउंट में था सोइल के अंदर, जिसके अंदर उसकी पीएच बहुत ज्यादा थी और अपने प्लांट वगैरह या क्रॉप के लिए वो फेवरेबल नहीं होता, तो उसको अपन कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसको अपन 3 पैरामीटर में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर आता है फिजिकल, केमिकल, या इसी को बोलते हैं हाइड्रोटेक्निक्स मेथड्स के नाम से जानते हैं, जिसका अपन इसका यूज करते हैं ओनली, सॉरी, इसका जो यूज करते हैं हाइड्रोटेक, इसका जो यूज करते हैं अपन ओनली किसके अंदर करते हैं, सैलाइन सोइल के अंदर करते हैं, ठीक है। अब यदि कोई बोले अल्कलाइन सोइल के अंदर अपन हाइड्रोटेक्निक्स वगैरह मेथड्स का यूज करेंगे तो नहीं करते, ओनली सैलाइन जो सोइल होगी उसके अंदर इसका यूज होगा। उसके बाद दो नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे अपन, केमिकल मेथड्स पढ़ेंगे। केमिकल मेथड से अपन मतलब कौन कौन से केमिकल ऐसे हैं जो सोइल अमेंडमेंट, मतलब सोइल के अंदर मिक्स करने के लिए अपन जो केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं, उसका अपन कैसे क्या यूज करेंगे, उसके बारे में कौन कौन से होंगे, इसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही उसके बाद पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मेथड्स, मतलब जो मतलब अपने को लिविंग ऑर्गेनिज्म में से या बिना किसी केमिकल प्रोसेस या बिना किसी केमिकल इन्वॉल्व से, मतलब कैसे कौन कौन से ऐसे कोई मेथड्स हैं जिससे अपन क्या कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड्स के अंदर अपन वो पढ़ेंगे। तो सबसे अपना पहला जो पॉइंट होने वाला है फिजिकल मेथड्स या मैकेनिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स का मतलब क्या हुआ कि अपन कुछ मैकेनिकली या अपन कुछ ह्यूमन का इन्वॉल्व करके, मतलब अपन कोई ऐसी प्रैक्टिस करें, मतलब विदाउट कोई, मतलब कुछ मिक्सिंग केमिकल वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह कुछ भी बिना यूज किए, कोई इक्विपमेंट्स वगैरह का अपन यूज करिए, ह्यूमन अपने बिना किसी चीज का मिलावट किए, मिक्स किए हुए ही क्या किए उसके अंदर, मतलब कोई प्रैक्टिस ऐसी करे। जैसे फर्स्ट जो पढ़ाऊंगा मैं आपको, डीप प्लॉगिंग, मतलब क्या होगा, मतलब अच्छे से अपन क्या करेंगे उसके अंदर, प्लॉगिंग करेंगे अच्छे से, मतलब प्रॉपर उसको अंदर हल वगैरह से प्लॉगिंग करेंगे, डीप लेयर तक करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर क्या हो जाता है, इनफिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाती है। इनफिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या हुआ, मतलब जो वाटर का मूवमेंट होता है ना, वो क्या हो जाता है इसके अंदर बढ़ जाता है। कब बढ़ जाएगा, जब डीप प्लॉगिंग करेंगे अच्छे अच्छे से अपन। उसके बाद में सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग का मतलब क्या होगा, अपने को सैंड मिक्स करना है, मतलब सोइल है उसके अंदर क्या करेंगे अपन,
सैंड का मिक्स करना, मिक्स्ड करेंगे किसके अंदर, सोइल के अंदर, तो उसको बोलते हैं अपन सैंड फिलिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो अपन जैसे अपने पास कोई सोइल है, जैसे अपने पास क्ले की अमाउंट बहुत ज्यादा है, उसके अंदर अपन सैंड मिलाएंगे, तो सीधी सी बात है, जब सैंड मिलाएंगे तो क्या होगा, पोर की स्पीड, पोर जो मैक्रोपोर्स होते हैं सैंड के अंदर, मैक्रोपोर्स अपन को ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो मैक्रोपोर्स क्या होगा, जब इसकी संख्या मतलब पोर्स की सब संख्या बढ़ेगी, तो इसके अंदर क्या होगा, वाटर का मूवमेंट फास्ट होगा किसके अंदर, सैंड के अंदर। तो सैंड मिक्स किए तो क्या हुआ, इनफिल्ट्रेशन रेट बढ़ा। तो जो दोनों कंडीशन में, डीप लॉगिंग किया उस कंडीशन में भी और सैंड फिलिंग कंडीशन में भी क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन रेट जो होती है वो बढ़ जाती है। और इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर बढ़ती है तो क्या होता है, जो अपन जो सोल्ट है, जो अपनी जो लैंड है, अपनी ये लैंड है, इसके जो अपर सरफेस है जिसके अंदर कल्टीवेशन करते हैं, तो इसके अंदर क्या है, कौन सी सोइल की बात कर रहे हैं अपन, साल्ट टिपिक सोइल की बात है, सोल्ट अमाउंट में ज्यादा है। तो जैसे इनफिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, वाटर का मूवमेंट अच्छे खासा नीचे होगा, तो क्या होगा, जो सोल्ट होते हैं वाटर के साथ मिक्स होकर के, लीच आउट होकर के कहाँ चले जाएंगे, नीचे सरफेस में चले जाएंगे। तो यहाँ पर अपनी जो सोइल होगी, इसकी जो सोइल है इसके अंदर क्या हो जाएगा, सोल्ट की अमाउंट कम हो जाएगी। तो ये अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो गई। फिजिकली अपन मतलब कोई इक्विपमेंट्स वगैरह यूज किए, मतलब अपन इसके अंदर किसी टाइप का मैकेनिकल वगैरह कुछ मतलब केमिकल्स वगैरह का अपन ने यूज नहीं किया, ठीक है। डायरेक्ट हमने क्या किया, प्लॉगिंग किया या अपन ने डायरेक्ट सैंड फिलिंग किया, तो उससे क्या हुआ, मतलब सोइल के अंदर सोइल ही मिक्स कर दिया, कोई अदर अपन प्रैक्टिस नहीं की है यहाँ पर। उसके बाद में क्या करते हैं, ब्रेक ऑफ हार्ड लेयर ऑफ सब सोइल। अब सब सोइल का मतलब आप, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया था, उस टाइम भी आपको कि सब सोइल क्या होती है उसके बारे में आपको बता दिया था। एक बार वो रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से। सब सोइल क्या होती है, ये अपने पास मतलब अपनी लैंड जिस पर अपन खेती करते हैं, तो अपर जो सरफेस होती है उसको बोलते हैं अपन सब सरफेस, ठीक है। और उससे जो नीचे, सॉरी सर, सब सरफेस नहीं, सरफेस सोइल बोलते हैं। और जो इसके नीचे वाली होती है, ये 30 सेंटीमीटर की समथिंग, 15 से 30 सेंटीमीटर की अप्रोक्स होती है, और इसके नीचे वाली सोइल होती है, तो ये जो सोइल होती है, जिस तक जहाँ तक अपन कल्टीवेशन प्रॉपर नहीं कर पाते, प्लॉगिंग वगैरह नहीं होती, तो नीचे क्या होता है, हार्ड लेयर बन जाती है यहाँ पर, जो नीचे वाली जो सोइल होगी उसके अंदर। तो ये जो सोइल होती है इसको बोलते हैं अपन सब सोइल, मतलब सरफेस सोइल का नीचे वाला जो पार्ट होता है जिसके अंदर अपन कल्टीवेशन वगैरह नहीं करते, क्रॉप का ग्रो नहीं, मतलब क्रॉप वगैरह का जो दिन में अपन प्रैक्टिस करते हैं, प्लॉगिंग वगैरह, हैरोइंग वगैरह, वो नहीं होता। उससे नीचे वाली जो सरफेस होती है, ये क्या कभी कभी क्या होता है, हार्ड लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है। तो जब ये हार्ड लेयर का फॉर्मेशन कर लेगी, तो सोल्ट का लीचिंग के थ्रू सोल्ट नीचे नहीं जाएंगे, तो सोल्ट की अमाउंट क्या हो जाती है, अपनी जो अपर सरफेस होती है इसमें बढ़ जाती है। तो ब्रेक ऑफ हार्ड लेयर ऑफ सब सोइल, तो ब्रेक किससे करेंगे, तो इसके अंदर अपन जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो इक्विपमेंट्स यूज करेंगे बाई चीजल प्लॉगिंग, ठीक है। तो इसके अंदर अपन यूज करेंगे चीजल प्लो। तो चीजल प्लो होता है, उसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हार्ड लेयर को, मतलब बहुत तीखा ऐसा इस टाइप का, मतलब बहुत नुकीला टाइप का मतलब होता है अपना, ये इक्विपमेंट्स होता है। और इसको क्या करते हैं अपन, जैसे सोइल के अंदर वो करेंगे, तो सोइल के मतलब अपर सरफेस तक, नीचे सरफेस तक हार्ड लेयर को क्या कर देगा, ये डैमेज करता है। उससे क्या हो जाता है, फिर अपनी तो इनफिल्ट्रेशन रेट हो गया, वाटर का मूवमेंट अच्छा खासा हो जाएगा। तो सोल्ट यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में होंगे, जो भी सोल्ट अपन ज्यादा अमाउंट में हो, तो वो क्या चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग मतलब हो गया अपनी स्क्रैपिंग वगैरह जैसी टेक्निक हो गई, ट्रेंचिंग वगैरह हो गई, ये तो ये उस कंडीशन में यूज करते हैं जहाँ पर ऑलरेडी क्या हो, जब वाटर लो कंडीशन अपने को देखने को मिल रही है, या अपने को सोल्ट है, जैसे अपने पास सोइल है, सोइल के अपर लेयर पे सोल्ट आ गया, जैसे अपन बात करेंगे जैसे हाईली जो सेलाइन वगैरह जो जी मतलब एरिया होता है, लेक वगैरह वगैरह का, या उसके आसपास कोई सी वगैरह, तो उसके आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर वाटर लो कंडीशन की वजह से उसकी जो सोइल होती है उसके अंदर अच्छा खासा क्या अमाउंट में अपने NaCl वगैरह मिलता है या सोल्ट वगैरह मिलता है। वो सोल्ट क्या होता है, लेयर के ऊपर आ जाता है। तो स्क्रिपिंग मतलब उसको अपन कोई ऐसे नुकीली चीज लेंगे और स्क्रैपिंग माध्यम मतलब ऊपर लेयर जो होगी इसको अपन हटा देंगे, तो उसको अपन बोल दिए स्क्रैपिंग। नेक्स्ट बोलते हैं ट्रेंचिंग। ट्रेंचिंग मतलब हो गया, मतलब छोटे छोटे अपन क्या बना देते हैं उसके अंदर कोई मतलब गड्ढा खोद देते हैं, ऐसे गहरा मतलब खोद देंगे, उसके अंदर ट्रेंच बना देते हैं छोटी छोटी, जिससे क्या होगा कि पानी का प्रॉपर ड्रेनेज वगैरह होगा, तो उसके साथ भी जो सोल्ट वगैरह होते हैं वो आप आराम से निकल जाएंगे। ये कंडीशन अपन उस कंडीशन में करेंगे ट्रेंचिंग वगैरह, जहाँ पर वाटर लो कंडीशन देखने को मिलती है। वाटर लो कंडीशन को मैं फैक्टर के अंदर बहुत अच्छे से आपको समझाया भी था कि वाटर लो कंडीशन में क्या होता है कि जैसे सी वगैरह का एरिया है, यहाँ पर अपना सी है, सी का बीच मतलब ये अपना किनारा है, बैंक है, उसके पास में क्या होगा, ये अपनी सोइल है, कोई भी मतलब सोइल है, तो सोइल के पास में क्या होता है, यहाँ वाटर लो कंडीशन यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। वाटर लो कंडीशन होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, सॉल्ट ज्यादा होगा। तो ये सोल्ट क्या करता है, दूसरी मतलब आसपास की जो कल्टिवेबल लैंड जहाँ पर फार्मर वगैरह कल्टिवेशन कर रहे थे, तो सोल्ट की तो आदत है, क्या करता है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। तो ये क्या करता है, सोल्ट धीरे 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 ये जो अपनी लैंड थी इसके अंदर क्या कर जाता है, चला जाता है। और यहाँ पर वाटर लो कंडीशन होने की वजह से क्या हो जाता है, सोल्ट की मात्रा अपने को ज्यादा देखने को मिलती है। जितने भी अपनी बीच वगैरह का जो एरिया होता है उसके अंदर ये प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है। तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, ट्रेंच बना देते हैं, छोटे छोटे अपने
जैसे अपनी सोइल है तो उसके अंदर अपन क्या बोल रहे हैं, छोटे छोटे गड्ढे बना दिया, ऐसे ट्रेंच ट्रेंच निकाले तो उसमें क्या एक्सेसिव वाटर होगा ना, इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो आसपास की जो अपनी लैंड होगी तो इसके जो अंदर सोल्ट है वो भी क्या होगा, डिजोल्व होगा ट्रेंच के माध्यम से अपना धीरे धीरे जो वाटर क्या हो जाएगा, अपन बाहर क्या करने कर सकते हैं, रिमूव रिमूव कर सकते हैं, वाटर को आउट कर सकते हैं बाहर। तो उससे भी क्या हो जाता है, इफेक्ट पड़ता है किस पे, अपनी सोल्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट। इसके अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में लीचिंग लीचिंग प्रोसेस भी फिजिकल के अंदर आती है। तो लीचिंग का बता दिया, लीचिंग क्या होगा, सीधी सी बात है, ऐसे जितनी भी अपन प्रोसेस अपन देख रहे हैं ऊपर, इनके अंदर क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है। इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, इसमें लीचिंग लॉस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो सोल्ट क्या होगा, लीचिंग के थ्रू क्या हो जाता है, अपर लोअर सरफेस में चला जाता है, अपर सरफेस से। तो अपनी जो लैंड है, जो कल्टिवेशन के लिए अपन यूज करते हैं, तो उसके अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ से सिंपली क्वेश्चन आएगा आपको कि कौन सा ऐसे क्वेश्चन दे देगा, और केमिकल मेथड्स वगैरह बायोलॉजिकल मेथड डाल दिया, उसमें एक आप ऑप्शन डाल देगा आपको कौन सा फिजिकल मेथड्स है, तो वो आपको चूज करना पड़ेगा। या फिर 3 फिजिकल मेथड्स डाल दिया और उसके अंदर और अदर मेथड डाल दिया। तो ये आपको कंप्लीट याद रखना है कि डीप लॉगिंग या सैंड फिलिंग, ब्रेक डाउन, स्क्रैपिंग, ट्रेंचिंग, लीचिंग रिक्वायरमेंट एंड लीचिंग। तो सब में मैं क्या बता रहा हूँ आपको, फिजिकल मेथड में, फिजिकल मेथड में मतलब ऐसा प्रैक्टिस आपको सर करना है हमारे को कि सोल्ट को हम कैसे भी करके अपर सरफेस से नीचे सरफेस में भेज दें, या अपर सरफेस से उसको कैसे भी रिमूव आउट करें। तो आप जैसे ही आप टर्म्स पढ़ोगे तो टर्म से आपके दिमाग में आ जाएगा, ये पूरा रटने की जरूरत नहीं है आपको, साथ साथ में तो बैठ के रटूंगा फिजिकल। और भी कोई इधर उधर से मतलब नई लाइन बना के दे सकते हैं, इसके अंदर बहुत पैरामीटर होते हैं। तो आपको सिंपली एक दिमाग में लगाना है, सर फिजिकल मेथड्स पूछ रहे हैं तो फिजिकल मेथड्स में मैं ऐसी कोई पैरामीटर्स या ऐसी कोई इक्विपमेंट्स वगैरह यूज करूंगा, फिजिकली ह्यूमन का इन्वॉल्व होकर के उसके अंदर ऐसा कुछ प्रैक्टिस मैं मतलब करूंगा जिससे क्या होगी, मेरा इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा सकूं मैं, मतलब सोल्ट को मैं क्या कर सकूं, जो सरफेस है उसे या तो लीच आउट कर सकूं, या उसको क्या कर सकूं मैं, ड्रेनेज वगैरह के थ्रू मैं और कहीं जगह भेज सकूं। तो मेन जो कंसेप्ट है फिजिकल मैकेनिकल का सिर्फ यही है, ये आपके दिमाग में सेट रखना। आप उसके माध्यम मतलब उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो ये आपको कंप्लीट मेथड याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद है तो मैं 2 चीज आपको बता दिया कि सर हमारा मेन गोल क्या है फिजिकल मेथड्स का, वो हमें याद है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसके ऊपर पढ़ेंगे अपन लीचिंग रिक्वायरमेंट। अब लीचिंग रिक्वायरमेंट थोड़ा मतलब अच्छा टॉपिक है, अभी अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो इसके ऊपर अपन मतलब अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो आपको इस टॉपिक के ऊपर बन सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट टू रिमूव, मतलब इसमें क्या होता है, रिमूव ऑफ सोल्ट फ्रॉम रूट जोन। मतलब ये अपने पास लैंड है, ठीक है, ये अपने पास लैंड है, यहाँ पर अपना प्लांट वगैरह ग्रो कर रहा है। ठीक है, जब प्लांट वगैरह ग्रो कर रहे हैं तो सीधी सी बात है इसकी रूट होंगी। अब रूट रूट है तो ये रूट जोन है, रूट जोन के पास यदि सोल्ट कंसंट्रेशन अपन क्या कर दे, यदि यहाँ पर रिमूव कर दे, लीचिंग का मतलब लीचिंग रिक्वायरमेंट, लीचिंग का मतलब क्या हो गया सर, हमें क्या करना है, लीचिंग का बढ़ाना है। और लीचिंग किसके थ्रू बढ़ाएंगे, वाटर की, बिना वाटर के तो हम लीचिंग कर नहीं सकते ना सर। तो वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट हो ताकि यहाँ पर रूट जोन के पास जो सोल्ट पड़ा है इसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो वही क्या होती है यहाँ पर लीचिंग रिक्वायरमेंट होती है। सीधी सी सर हमारे को सोल्ट वाला जो मतलब सॉरी रूट जोन वाला जो एरिया है वहां से हमें जो सोल्ट पड़ा है उसको निकालना है। तो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लीचिंग करना पड़ेगा, क्योंकि लीचिंग रिक्वायरमेंट एक फिजिकल मेथड्स में है सर। और आपने हमें एक सीधा सा कंसेप्ट बता दिया इसका कि आपको उसको जो सोल्ट यहाँ पर पड़ा है तो फिजिकल मेथड्स में हमें क्या करना है, उसको लीचिंग के थ्रू या इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाना है कैसे करके अपनी सोइल की। तो वो क्या करेगा, नीचे लोअर सरफेस में चला जाएगा। जब लोअर सरफेस में चला जाएगा तो अपर सरफेस में सोल्ट की कंसंट्रेशन सर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसी के लिए जितना अपने को वाटर रिक्वायरमेंट होगा, जो वाटर रिक्वायरमेंट होगा रूट जोन के अंदर, किसके अंदर, रूट जोन के अंदर सोल्ट को रिमूव करने के लिए जितना अपने को पानी की रिक्वायरमेंट होगी सर, वही क्या होगा यहाँ पर लीचिंग रिक्वायरमेंट होगा। तो इसका ये फॉर्मूला होता है जिससे अपन इसको निकालते हैं। लीचिंग रिक्वायरमेंट बराबर होता है कैपिटल D तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मतलब डेप्थ ऑफ इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर। ठीक है, डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर मतलब कितनी डेप्थ पे अपने को ड्रेनेज वो वाटर का करना है, उसी साथ में अपना कितना अपनी वहाँ पर मतलब अपने डेप्थ रहे किसकी, इरिगेशन वाटर की, मतलब अपने कितना इरिगेशन वाटर किया, ऑफ इरिगेशन वाटर, डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर, डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर और डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर मतलब कितनी डेप्थ पे अपने वाटर का ड्रेनेज किया, उसके साथ में कितनी डेप्थ में अपने इरिगेशन किया वाटर का, उसका रेशियो अपन निकालेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अपनी लीचिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पर आ जाते हैं। और एक और मेथड से यहाँ पर निकालते हैं ईसी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ईसी जो होगी उसके अंदर जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, मतलब इसमें मतलब अब हम क्या लेंगे अपन, ईसी किसकी लेंगे, ईसी ऑफ इरिगेटेड वाटर मतलब इरिगेशन से जो हम इरिगेशन के थ्रू जो वाटर दिया उसकी ईसी डिवाइड बाई जो अपन ने ड्रेनेज वाटर दिया उसकी ईसी।
वाटर का जो ड्रेनेज किया, वो इसी ऑफ ड्रेनेज वाटर, जो वाटर ड्रेनेज ड्रेनेज के थ्रू मतलब जो वाटर हम निकाल रहे हैं उसकी ईसी का कैलकुलेशन करके, और अपने जो मतलब इरिगेशन वाटर है अपनी, उसका जो मतलब जिस जो वाटर अपन इरिगेशन कर रहे हैं, जिसका सिंचाई कर रहे हैं अपनी लैंड के अंदर, उसकी ईसी का, और अपने जो ड्रेनेज के मतलब जो एक्सेसिव अमाउंट में वाटर था जिसको अपने हमने बाहर निकाला, उसका यदि यहाँ पर रेशियो निकालेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे अपनी क्या आ जाएगा, लीचिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पर आ जाएगी। तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है। लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है वो आपको समझा ही दिया। जो बेसिस मतलब जो अपना ड्रम है उसके बेसिस के ऊपर अपन सिर्फ वाटर से अप्लाई करना है, और वाटर से अपन किसके अंदर भर रहे हैं, सोल्ट की बात कर रहे हैं, तो सोल्ट को अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे रूट जोन से। जितने अपने को वाटर की वहां पर जरूरत पड़ेगी सर, कोई हमारा क्या होगा, लीचिंग रिक्वायरमेंट होगा। इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट्स में आप जरूर बोलिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं केमिकल मेथड्स की। केमिकल्स मेथड्स में बात करते हैं, यूज की बात करते हैं। तो यूज के लिए केमिकल मेथड्स में हम यूज करते हैं इसके अंदर सोइल अमेंडमेंट्स, ठीक है। सोइल अमेंडमेंट्स के रूप में अपन यहाँ पर बहुत से फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं, जिसके अंदर अपन दो बात करेंगे। एक होता है लाइम कंटेनिंग एल्केलाइन सोइल, मतलब ऐसी सोइल है जिसके अंदर लाइन बहुत ज्यादा अमाउंट में है, और एक अपने पास सोइल ऐसी है जिसके अंदर नॉन लाइम कंटेनिंग एल्केलाइन सोइल, जिसके अंदर लाइन जो होता है, लाइम जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसके अमाउंट क्या होता है, कम होती है। नॉन होती है मतलब होता नहीं है, बहुत कम अमाउंट में होता है। जिसके अंदर लाइम होता है, तो उसके अंदर अपन लाइम होता है ज्यादा अपने को अपन बेसिसिटी देखने को मिलती है, तो वहां पर हम यूज करते हैं एसिड एंड एसिड प्रोड्यूसिंग सबस्टांस, मतलब ऐसे कुछ फर्टिलाइजर या ऐसे कुछ सबस्टांस यूज करेंगे जो क्या करते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब H2SO4 वगैरह या कुछ भी एसिडिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर HNO3, तो ये जितने भी कोई एसिडिक कंपाउंड बनाते हैं, तो एसिडिक कंपाउंड बनाने वाले जो मतलब है, मतलब कोई भी मतलब कंपाउंड डाला वो रिएक्शन करके एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, एसिड का उत्पादन कर रहा है इसके अंदर सोइल के अंदर। ऐसे उसके साथ में जो अपनी नॉन लाइम होती है, इसके अंदर अपन जिप्सम यूज करते हैं, उसके साथ में फॉस्फो। अब जिप्सम क्या होता है, जिप्सम का मेन इसके अंदर अपन बात करेंगे अब फर्टिलाइजर की एक एक की, जिसके अंदर रहता है जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 ठीक है। ये अपना जिप्सम का मेन फॉर्मूला होता है जिसका अपन यहाँ पर यूज करते हैं। इसके अंदर यदि देखें अपन, कैल्शियम का जो मतलब परसेंटेज होता है जिप्सम के अंदर, वो होता है 23%, 23.1%। इसके साथ में जो सल्फर होता है इसके अंदर 18.6% यहाँ पर सल्फर होता है, ठीक है। आप जब फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर पढ़ाऊंगा तो उस टाइम भी आपको बिल्कुल कैलकुलेशन करना सिखा दूंगा, कैसे आपको ये निकालना है। रटने की जरूरत नहीं है, रटना है क्योंकि अपने को क्वेश्चन फास्ट सोल्व करना है, तो अपने को थोड़ा रटना भी पड़ेगा। कुछ मेन मेन चीजें बताऊंगा, बाकी आपको याद भी करवाऊंगा कैसे आपको ये निकालना है, वहां पर भी आपको मैं बताऊंगा। तो कैल्शियम में 23%, सल्फर के अंदर 18.6% यहाँ पर सल्फर होता है। ये अपन जिप्सम की बात करने वाले हैं। ऐसे और भी अपन फर्टिलाइजर की बात करेंगे, किसके अंदर बात करें, केमिकल मेथड्स में। केमिकल से आपको सीधा समझ में आना चाहिए सर, जितने भी अपन फर्टिलाइजर यूज करते हैं जो केमिकली जो प्रोड्यूस होते हैं, वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, केमिकल मेथड्स के अंदर आ जाएंगे। तो उसके अंदर आपको बात याद क्या रखनी है, लाइम कंटेनिंग होगा, लाइम जिसके अंदर ज्यादा अमाउंट में, तो उसके अंदर एल्केलाइन सोइल के अंदर तो हम एसिड प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस यूज करेंगे। जिप्सम या फोस्फो जिप्सम किसके अंदर यूज करेंगे, जिसके अंदर नो लाइम नहीं है, तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, इसलिए तो अपन कैल्शियम सल्फेट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो आप। मतलब तब जब लाइम नहीं होगा, जब भी तुम पता चल रहा है कि लाइम भी है और ऊपर से कैल्शियम सल्फेट भी इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल रहे हैं, तो अपनी इफेक्ट इतना डलेगा नहीं, क्योंकि कैल्शियम खुद क्या है, एक बेसिक एलिमेंट होता है, ठीक है। पहली चीज। अब केमिकल मेथड्स पढ़ने से पहले या मैनेजमेंट पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट और आपको यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ मैं। वो क्या है कि जितने भी अपने अपन एल्केलाइन सोइल पढ़ेंगे, ठीक है। अब एल्केलाइन सोइल पढ़नी है सर, एल्केलाइन सोइल का मेरा मेन उद्देश्य क्या है, इसका मैनेजमेंट करने के लिए कि सॉरी, ठीक है। मेन जो मोटो है सर इसका क्या है कि जो एल्केलाइन सोइल होती है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरे जो बेसिक एलिमेंट है या बेसिसिटी है उसको मैं क्या करूंगा सर, कम करूंगा, ठीक है। इसको क्या करूंगा, मैं कम करूंगा। बेसिसिटी को मैं जब कम करूंगा तो सीधी सी बात है, उस मेरे को क्या चाहिए, वहां पर ऐसे सब्सटेंस चाहिए जो क्या करे, एसिडिटी को बढ़ाए, ठीक है। मतलब एसिडिक कंपाउंड ऐसे यूज लूंगा, तो मैं ऐसे कंपाउंड यहाँ पर यूज लूंगा। तो ऐसे कंपाउंड लेने के लिए हम यहाँ पर अपन मेनली जो यूज करते हैं, सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंस यूज करते हैं। अब आप बोलोगे सर सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंस क्या है, बिल्कुल अपन समझते हैं यहाँ पर। अब सल्फर कंटेनिंग जो सब्सटेंस है वो अपन यूज करते हैं किसके अंदर, एल्केलाइन सोइल के अंदर। क्यों करते हैं सर, जैसे सल्फर है, जब जब जैसे ही सल्फर रिएक्शन करेगा, ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन या वाटर के अपन इसका हाइड्रोलाइसिस वगैरह, हाइड्रेशन वगैरह जो भी इसका कंपाउंड का होगा, कोई भी रिएक्शन होगा, उसके रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, सल्फर क्या करता है, ये एसिड का फॉर्मेशन करता है, H2SO4 फॉर्मेशन करता है। जैसा ही आपको पता है H2SO4 क्या होता है, ये बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है,
जब स्ट्रॉन्ग एसिड अपने पास होगा तो सीधी सी बात है सर, सोइल के अंदर क्या हो जाएगी, पीएच डिक्रीज हो जाएगी। पीएच डिक्रीज होने का मतलब हमारी सोइल क्या हो जाएगी, तो उसकी जो बेसिक वो है साल्ट की जो कंसंट्रेशन है सर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना समझ में आया? तो अपने को क्या करना है, मेन दिमाग में अपने को क्या रखना है सर, हमारे को जितने भी हमें मैनेजमेंट में पढ़ना है उसके अंदर सल्फर होना जरूरी है। किसके अंदर, एल्कलाइन सोइल के अंदर, ठीक है। तो इतना जितना भी आपको पढ़ाऊंगा मैं उसके अंदर सल्फर की बात जरूर करूंगा। जैसा कि फर्स्ट अपन बात करें जिप्सम की बात कर रहे हैं, जिप्सम के अंदर क्या है, SO4 मतलब क्या है, सल्फेट यहाँ पर पाया जा रहा है, सल्फर की बात कर रहे हैं ना। अब देखो इसका रिएक्शन पढ़ते हैं अपन, जिप्सम कैसे का काम करता है सर। जैसे कले का मैंने आपको बताया कि कले पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके ऊपर कौन एब्जॉर्ब हो जाता है, जाके पोटेशियम Na+, ये जाकर के किले के ऊपर बैठ जाता है मस्ती से। तो जब भी तो क्या कर रहा है, सोल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है। अब जैसे अपन CSO4 2H2 मतलब जिप्सम अपन ने डाल दिया, तो ये जिप्सम क्या करता है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और ये क्या करेगा, कले के ऊपर साथ जाकर बैठ जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2+ है तो इसको अच्छा खासा रिप्लेस करेगा। मैंने सोइल कोलोर्स पढ़ाया था, वहां पर रिप्लेसमेंट का ऑर्डर भी मैंने समझाया था आपको वहां पर। तो ये क्या करेगा, +1 को मारेगा। मतलब सीधी सी बात है, अपने पास अपनी जो कैपेसिटी है किसी को 2 थप्पड़ मारने की, तो हो सकता है अपने को कोई 3 थप्पड़ मारने वाला हो, तो इसकी रिप्लेसमेंट पावर किसकी ज्यादा है, कैल्शियम की ज्यादा है, क्योंकि इसके पास +2 वैकेंसी है। तो ये जाता है किसके पास, सोडियम के पास, और सोडियम को जाके बोलता है कि भाई साहब देख लो मेरे पास 2+ है और तेरे पास H+1 है। तो ये क्या करता है, इसको यहाँ से रिप्लेस कर देता है। तो क्ले पार्टी के ऊपर जाकर के कौन बैठ गया, कैल्शियम बैठ गया। तो कैल्शियम बैठ गया। अब आप बोलोगे सर कैल्शियम भी बेसिक एलिमेंट होता है, फर्क क्या बता दिया फिर आपने, बिल्कुल ये भी आपका क्वेश्चन सही है। तो अब ये इससे हो क्या रहा है कि Na2SO4 मतलब एसिडिक कंपाउंड बन रहा है सर। बिल्कुल सर, अब समझ में आ गया कि आप क्या समझाना चाह रहे हो। क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हमने जब जिप्सम मिलाया, जिप्सम मिलाने से हमें क्या करना है, एसिड प्रोड्यूस करना है, मतलब एसिडिक कंपाउंड हमें बढ़ाना है। जिप्सम मिलाने पर कैल्शियम बढ़ाने से मतलब बेसिक एलिमेंट तो अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन बेसिक एलिमेंट बढ़ने के कंपेयर में हमारे पास ज्यादा क्या मिल रहा है, अपने को एसिडिक कंपाउंड मिल रहा है। तो ये क्या करेगा, पीएच को मेंटेन करेगा, मतलब पीएच को क्या करेगा, कम करेगा। तो ये जो एसिडिक कंपाउंड है ये क्या कर लेगा अभी यहाँ पर, पीएच को थोड़ा मेंटेन कर लेगा। इसलिए अपन जिप्सम का मेनली यूज करते हैं किसके अंदर, एल्कलाइन सोइल वगैरह के अंदर। इसके लिए जिप्सम रिक्वायरमेंट, जीआर का मतलब होता है जिप्सम रिक्वायरमेंट। मतलब अपने को सर कैसे आप पता चले कि कितनी जिप्सम अपने को डालना है, पता चल रहा है हमारे को पता ही नहीं, हमने बहुत ज्यादा जिप्सम उसके अंदर डाल दिया तो पता चला सोइल न्यूट्रल की मतलब सोइल अच्छे करने के चक्कर में हम सोइल को क्या कर दिए, एसिडिक पहुंचा दिए, ठीक है। तो कैसे हमें आइडिया लगे कि हम कितने जिप्सम डालना है, उसके लिए अपन जिप्सम रिक्वायरमेंट ये अपना फॉर्मूला है जिससे अपन देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन ESP इनिशियल मतलब ESP का मतलब क्या होगा, लास्ट क्लास में आपको बता दिया था मैं, ESP क्या होता है, एक्सचेंजेबल, ठीक है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। तो इनिशियल एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, इनिशियल का मतलब बिना बिना जिप्सम मिलाए। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, ESP ओ फाइनल मतलब क्या कर देंगे, जब अपन जिप्सम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उसके बाद की जो अपनी ESP होगी उसका डिफरेंस करके उसके अंदर 100 का मल्टीप्लिकेशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो ESP होता है, ये ESP क्या है यहाँ पर परसेंटेज के अंदर है, तो इसको परसेंटेज को रिमूव करना है अपने को। तो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए अपने 100 का भाग दिया। तो ऐसे आप याद रख सकते हो फॉर्मूला को इजीली, ESP इनिशियल माइनस ESP फाइनल। और ESP सर क्या है, वो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है। तो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हमने 100 का भाग दे दिया और इसको CECC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से हम क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए सर। उससे हमारी क्या आ जाएगा, जिप्सम रिक्वायरमेंट यहाँ पर आ जाएगा। और जो ये होता है जिप्सम को ऐड करने के बाद होता है, ये होता है यहाँ पर 10% यहाँ पर वैल्यू होती है। तो अपने को इनिशियल अपने को वैल्यू देखनी पड़ती है और 10% ये अपने पास होती है। इसको माइनस करते हैं, जो सोइल की CEC होती है उसको मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करते हैं। तो सिंपली अपनी अब यहाँ पर क्या आ जाती है, जिप्सम की रिक्वायरमेंट, कितना अपनी जिप्सम रिक्वायरमेंट वो अमाउंट हमारे को यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है सर। आपने जिप्सम बता दिया, जिप्सम के अलावा हम और भी सब्सटेंस यूज कर सकते हैं ना, और भी कंपाउंड यूज कर सकते हैं ना सर। जिप्सम हमारे पास अवेलेबल हो या नहीं हो, हम तो और कुछ ऐसे एसिड वगैरह यूज करें जिससे हम हमारी बेसिक सोइल को मैनेज कर सकें। बिल्कुल आप कर सकते हो। तो उसके लिए आता है जिप्सम इक्विवेलेंट। अब जिप्सम इक्विवेलेंट क्या होता है, मतलब आपको जिप्सम का अपन ने रेशियो निकाल के अपन ने बता दिया। अब इसका इक्विवेलेंट अपन ने क्या करता है, कैलकुलेशन करके अपन क्या निकाल देते हैं। और यहाँ पर और मतलब जैसे H2SO4 यूज करना है, आप बोलोगे सर मैं तो सोइल में क्या डालूंगा, H2SO4 डालूंगा। बिल्कुल भाई साहब, सोइल में आप H2SO4 डालो, लेकिन उसका तो जिप्सम के इक्विवेलेंट जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 0.57। अब सर ये क्या आ गया नया, बिल्कुल समझाते हैं आपको। अब जिप्सम आपने क्या, जिप्सम 1 का मतलब होगा 1 kg, मतलब सर मैं 1 kg यदि जिप्सम डालूंगा तो मेरे को वहां पर H2SO4 की जो रिक्वायरमेंट होगी वो सिर्फ कितनी होगी, 0.570 ग्राम, सॉरी kg, ठीक है।
मतलब 1 केजी जिप्सम डाल रहा हूँ तो वहाँ पर मेरे को रिक्वायरमेंट कितनी हुई है 0.7, मतलब ये इसका अपन ने रेशियो निकाला है। ये आप भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? यदि आपको रिक्वायरमेंट निकालनी, कोई भी अपने को सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट निकालनी है तो कैसे निकालोगे? पहले आपको क्या करना है, मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसका मोलिकुलर वेट निकालना है। उसके बाद मोलिकुलर वेट ऑफ जिप्सम, जिप्सम का यहाँ पर मोलिकुलर वेट आपको डाल देना है। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कोई भी सब्सटेंस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको रिक्वायरमेंट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। जैसे अपन फॉर एग्जांपल सल्फर का ही बता देता हूँ। सल्फर पाउडर जो अपना इजी रहेगा, इसका जो मोलिकुलर वेट कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, 32 होता है। उसी के साथ में जो अपन बात करते हैं जिप्सम होता है, जिप्सम CaSO4.2H2, इसका मोलिकुलर वेट आप काउंट कर लेना। ठीक है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर 172 होता है। जैसे अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हो, 0.18 आएगी। अब 0.18 का मतलब क्या हो गया सर, मतलब 1 केजी जिप्सम यहाँ पर डाल रहे हैं तो वहां पर अपने हमारे को सल्फर पाउडर की कितनी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ 180 ग्राम या इसको 0.18 केजी भी अपन बोल सकते हैं। मतलब 180 ग्राम अपन जिप्सम ओनली क्या डालेंगे, सल्फर पाउडर डालेंगे। ठीक है, तो आप याद भी रख सकते हो डायरेक्ट इन वैल्यू को, क्या सी वैल्यू है। तो उसके साथ में पायराइड्स होता है। पायराइड्स में दो टाइप के पायराइड्स पड़ते हैं अपन, 20% सल्फर जिसके अंदर 20% सल्फर होता है, उसके साथ में 30% पायराइड क्या होता है, FeSO4, मतलब वो SO2, ये पायराइड्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट जिसका होता है 0.93 0.63, उसी साथ में फोस्फोजिप्सम जिसका होता है 0.95, FeSO4 फेरस सल्फेट का 1.62, साथ में Al2SO4 का होल 30, एल्यूमिनियम सल्फेट इसका होता है 1.29। तो आप यहाँ से इसको निकाल भी सकते हो यदि आपके दिमाग में नहीं आता, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। मतलब ये क्या हुआ, क्या बताया, सिंपली क्या आपको याद रखना है कि सर मेरे को जिप्सम यूज नहीं करना, तो मेरे को अदर यदि एलिमेंट यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, तो आप उसकी यदि जिप्सम रिक्वायरमेंट आपको जिप्सम रिक्वायरमेंट से कैलकुलेट करना है उसको। ठीक है, आपको पता करना है कि मेरे को कितना जिप्सम लग रहा है किसके अंदर, मेरे आपको क्वेश्चन के अंदर देगा, या इसके न्यूमेरिकल भी आएगा तो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि मेरे को यहाँ पर कितना लग रहा है, 500 केजी क्या लग रहा है, जिप्सम लग रहा है सॉइल के अंदर। ठीक है, सॉरी 500 केजी मेरे को क्या लग रहा है, जिप्सम लग रहा है, तो मेरे को वहां पर कितना H2SO4 लगेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, उसको इसकी जो यूनिट है मतलब इसमें डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना है, इसे 0.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 270 के अप्रोक्स यहाँ पर अपने को वैल्यू आएगी। मतलब इतना, मतलब 270 इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना आप, ऐसे करोगे तो इतनी मतलब लगभग वैल्यू यहाँ पर आएगी। मतलब इतना अपने को क्या होगा, वहाँ पर H2SO4 रिक्वायरमेंट होगा। तो जिप्सम रिक्वायरमेंट है, जिप्सम इक्विवेलेंट मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया है, कोई इसकी आपने बात की। फिर भी कुछ डाउट है तो वीडियो को आप एक बार देख लेना अच्छे से, फिर भी कुछ रहता है डाउट तो आप मेरे को पर्सनली बता सकते हो। ठीक है, जैसा कि अपना लेक्चर कंप्लीट हो आपको एक ग्रुप भी बना देंगे यहाँ पर व्हाट्सएप के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पायराइड्स। पायराइड्स का फॉर्मूला आपको पता है, FeS2 होते हैं। ठीक है, और इसकी ये जो पायराइड्स होता है इसके अंदर बात करिए अपन सल्फर की, यदि बात करूंगा इसके अंदर जो सल्फर होता है पायराइड्स के अंदर, इसके अंदर 20 से 30%, लास्ट पीछे भी अपन ने पढ़ लिया था, 20 से 30% क्या होता है, सल्फर होता है सर। और ये जो होता है इसके अंदर, लेकिन अपन जो एग्रीकल्चर के अंदर जो यूज करते हैं, इसके अंदर जो एग्रीकल्चर के तो इसके अंदर जो एग्रीकल्चर के अंदर यूज करते हैं, सॉरी, ठीक है, तो एग्रीकल्चर के जो ये यूज करते हैं जिसके अंदर सल्फर यहाँ पर होता है, जो सल्फर का कंटेंट अपने को देखने को मिलता है वो होता है यहाँ पर 22%। तो आपको दिमाग में रखना है कि 22% होता है किसके अंदर, FeS2। जब फर्टिलाइजर पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी आपको बता दूंगा मैं। और ये जो अपने को मिलता है पायराइड्स से, तो ये अपने को आयरन वगैरह कंपाउंड से मिलता है, या अपने को लोकल माइंस होती है इसको, जिसको अपन माइनिंग के द्वारा खोद करके अपन निकालते हैं। इसके अंदर इंडिया के अंदर ये अमजार जो बिहार के अंदर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर वहां से निकालते हैं। उसी के साथ में मैसूर कर्नाटक के अंदर ये यहाँ पर अपने को इसकी माइनिंग देखने को मिलती है। उसके अलावा अपन को यूज ऑफ सल्फर पाउडर अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, H2SO4 डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लिक्विड SO2 गैस यूज कर सकते हैं। उसके साथ में आयरन सल्फेट, ये अलग अलग फर्टिलाइजर के नाम है जो आपको दिमाग में रखना है। और सीधा से एक याद रखना कि सर जहाँ पर सल्फर दिखेगा मैं सीधा से मेरे दिमाग में कंसेप्ट आ जाएगा तो किसके लिए अपन यूज कर रहे हैं, एल्केलाइन सोइल के मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। आयरन सल्फेट जिसमें FeSO2, अब इसकी रिएक्शन अपन देख लेते हैं कि क्या रिएक्शन करता है। FeSO4 होता है, फेरस सल्फेट, ये क्या करता है, वो H2 वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। उसके साथ में FeOH का होल प्राइस मतलब फेरस हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेता है। ठीक है, तो ये एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है तो क्या करेगा, एसिडिक कंपाउंड क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो सीधी सी बात है क्या करेगा, अपनी जो बेसिक जो सोल्ट होती है उसका अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
ऐसे एल्यूमिनियम सल्फेट क्या करता है, ये भी वाटर से रिएक्शन करके क्या करता है, एसिड निकालता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। जिस साथ में AlOH का 3, जितने भी जो मेटल होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर के साथ जितने भी अपन मेटल के जो एसिडिक कंपाउंड बढ़ते हैं वो क्या करते हैं, वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन या वो सॉरी सॉरी हाइड्रोक्साइड एंड बाइकार्बोनेट वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। आप 11th 12th में भी चीज पढ़ के आए हो, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं फोस्फोजिप्सम। फोस्फोजिप्सम क्या होता है, ये बाई प्रोडक्ट याद रखना है सीधा सा कि ये फोस्फोरिक एसिड फॉर्मिंग इंडस्ट्री, मतलब जहां पर अपन फोस्फोरिक एसिड जो बनाते हैं तो फोस्फोरिक एसिड के अंदर ये बाई प्रोडक्ट मिलता है अपने को फोस्फोजिप्सम, जिसका अपन यूज यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फोस्फोजिप्सम दिमाग में आकर के यहाँ पर आपको एक दिमाग में याद रखना है, इसके अंदर क्या क्या अमाउंट में और होता है। यहाँ पर 3 चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है फोस्फोजिप्सम के अंदर। इसके अंदर ये जो फ्लोराइड होता है इसके अंदर 1 से 2% होता है, जो सल्फर 16% होता है, कैल्शियम 21% होता है। बहुत बार ये डायरेक्ट रेशियो पूछ ले सकता है, तो आपको चीजें यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर केमिकल मेथड्स में पढ़ लिया। केमिकल मेथड्स में आपको बता दिया, मेन जो पढ़ने का था आपको पास वो जिप्सम रिक्वायरमेंट था। और फिजिकल के अंदर अपने बात कर लिया क्या था, लीचिंग रिक्वायरमेंट एक समझने का थोड़ा टॉपिक था, बाकी आपको डायरेक्ट वहां पर मैंने कंसेप्ट के थ्रू आपको बता दिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपने को बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड्स पे आपको दिमाग में आना चाहिए, बायोलॉजिकल मेथड्स मतलब सर कुछ लिविंग पार्टिकल्स वगैरह ऐसी मतलब यूज करेंगे जिसके अंदर क्या पड़ेगा अपना यहाँ पर मतलब मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपन फॉलो करते हैं, जिसके अंदर बायोलॉजिकल जैसे अपन लास्ट टाइम अपन ने पढ़े थे, जिसके अंदर बायोलॉजिकल वगैरह अपन जो यूज करते हैं मैन्योरिंग वगैरह यूज करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, जो अपने पास ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उस ऑर्गेनिक मैटर को अपन ने मैंने ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन में आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कौन करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म करेंगे। लिविंग जितने माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, इसका क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं सर। और डिकम्पोजिशन करके आपने वहां भी बताया था कि यहाँ पर ये क्या डिकम्पोजिशन करके क्या करते हैं, एसिड एसिड फॉर्मेशन करते हैं, इसके सबस्टांस वगैरह भी बताया था मैंने। तो आप ऑर्गेनिक मैटर वाला वो मैंने कंप्लीट वीडियो भी बताया था, पढ़ा दिया आपको, 26 या 25 के समथिंग लेक्चर होगा, तो वहाँ से आप जाकर के देख सकते हो। वहाँ पर हमने बिल्कुल क्लियर बात किया था ऑर्गेनिक मैटर के कौन कौन से एसिडिक कंपाउंड वगैरह, इसके फ्रिक्शन वगैरह के अपन ने वहाँ पर बात कर ली थी, ठीक है। एसिडिक करेंगे तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगी, पीएच कम हो जाएगी। तो ये अलग अलग इसके अंदर हम ये बाई प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, जैसे बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर कैन से लगाते हैं, प्रेसमट वगैरह, सीरा वगैरह, ये क्या होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन 0.5% होता है, फॉस्फोरस 0.5% होता है, पोटेशियम 4.5% होता है, इसके बाद में H2SO4 भी इसके अंदर 0.5% यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ इसके अंदर एसिडिक कंपाउंड होते हैं, तो इनका भी अपन यहाँ पर क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके साथ में जो प्रेसमेंट वगैरह बाई प्रोडक्ट शुगर कैन होता है, इसका एनपीके वैल्यू आपको याद रखना, बहुत बार पूछ लेता है, ठीक है। तो एनपीके वैल्यू इसके अंदर आपको ये जरूर याद रखना कि इसके अंदर पोटेशियम का अमाउंट अच्छी खासा अमाउंट में देखने को मिलती है अपने को 4.5%, ठीक है। उसके बाद में क्रॉप रेसिड्यू या मैन्योर वगैरह यूज करेंगे, तो जैसा कि आपको पता है क्रॉप रेसिड्यू वगैरह मैन्यू वगैरह होते हैं, तो डिकम्पोजिशन करते हैं, तो किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो सीधी सिंपल ही बात है, जब ये एसिडिक नेचर के होते हैं और सोइल के अंदर मिलाएंगे तो क्या करेंगे, एसिडिटी कोज करेंगे। इस बाद में वीड की बात कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं सत्यानाशी का मतलब, सत्यानाशी एक वीड होता है, ठीक है। ये सत्यानाशी जो वीड होता है इसका जो बोटिकल नेम होता है वो आता है आर्जिमोन मैक्सिकाना, ठीक है। ये आर्जिमोन मैक्सिकाना होता है, इसके जो सेल शेप होता है उसकी पीएच 4.0 होती है, बहुत हाईली इसका सेल शेप पीएच होता है। तो इसको भी अपन हैज इसको क्रॉप रेसिड्यू वगैरह में या मैन्यूरिंग वगैरह इसका डिकम्पोजिशन करके या डायरेक्ट अपन इसको क्या कर सकते हैं, लैंड के अंदर इसका यूज करेंगे तो इसकी पीएच मतलब काफी सेल शेप इसके अंदर क्या होगा, सोइल के अंदर जब मिक्स होगा तो क्या करेगा, एसिडिक कंपाउंड यहाँ पर क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। उसके बाद ग्रीन मैन्यूरिंग क्या होता है, मतलब ऐसी क्रॉप होती है जो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह करती है, उसका क्या करते हैं अपन डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इसको अपन फर्टिलाइजर के अंदर होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, सॉरी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर भी पढ़ते हो आप कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ग्रीन मैन्यूरिंग वगैरह का यूज करते हैं। तो इसको होता है ढैंचा, सेसबेनिया एक्यूलुटा। तो इसको क्या करते हैं, इसको एक फिक्स चीज की वो होती है, अमाउंट होती है, मतलब फ्लोरिंग स्टेज पे होता है, और इसको फ्लोरिंग स्टेज पे क्या करते हैं अपन, प्लॉगिंग वगैरह एरोइंग वगैरह दे करके अपन लैंड के अंदर इसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करने के लिए छोड़ देते हैं। तो डिकम्पोज करने के छोड़ेंगे तो ऑर्गेनिक क्या ग्रीन मैन्यूरिंग है, मतलब एक टाइप का क्या है, ऑर्गेनिक मैन्यूरिंग है, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है, डिकम्पोजिशन होकर क्या करेगा, माइक्रोब्स वगैरह डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या करेगा, एसिड प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये तो मैं बेसिक चीजें बता दिया। उसके बाद मैनेजमेंट कुछ अच्छी मतलब मैनेजमेंट टेक्निक्स अपन प्रैक्टिस यूज करेंगे सोल्ट इफेक्टेड सोइल के लिए। जैसे कि मैं बात करूँ सीड रेट की बात करूँ तो सीड रेट अपन क्या कर सकते हैं 20 से 25%, क्योंकि क्या करेंगे अपन नॉर्मली अपनी यदि ये कंडीशन में अपन उस कंडीशन में करेंगे जब नॉर्मल अपने को सोल्ट इफेक्टेड सोइल हाईली सोल्ट इफेक्टेड सोइल होगी तो पता चल रहा है वहां पर अपनी क्रॉप ग्रो नहीं हो रही, ये उस कंडीशन में करते हैं जहाँ पर मतलब क्रॉप ग्रो हो रही है। तो उस कंडीशन में अपन सीड रेट को थोड़ा यदि ज्यादा कर देंगे, पता चला मतलब अपन 100 सीड डाल रहे हैं और 100 सीड में अपने को ये सोल्ट इफेक्टेड प्रॉब्लम की वजह से वहां पर 70 से
30 सीट अपने को हमारे को क्या हो रहे हैं, मिल रही है। मतलब अपन नॉर्मली अपन देख रहे हैं, तो अपन उस कंडीशन में क्या करेंगे, 100 की जगह 130 या 120 सीट अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ पर डाल सकते हैं हम उसका टाइम, मतलब जब भी अपनी प्लॉगिंग वो करेंगे, सॉरी उगाई करेंगे, उस टाइम अपन सीड रेट यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। जैसे नॉर्मली अपन एग्जांपल में देखें, जैसे वीट होती है, नॉर्मली अपन नॉर्मल कंडीशन में क्या करते हैं, वीट का जब भी अपन वो करते हैं तो 100 सीडलिंग करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है 100 केजी यूज करते हैं। तो अपनी अपनी यदि सोइल अपनी साल्ट मतलब सॉल्ट डिपेंडेंट सोइल है, तो वहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं 120 से 125 केजी अपन यहाँ पर वीट के सीड अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिस होती है तो अपन यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर अपन यूज कर सकते हैं, मतलब 15 से 20% फर्टिलाइजर थोड़ा ज्यादा यूज कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सोल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, मतलब ऐसी क्रॉप का अपन सिलेक्शन कर सकते हैं जो ऑलरेडी क्या है सोल्ट से रिलेटेड, मतलब सोल्ट से रेजिस्टेंट दिखाती है, मतलब कुछ उनके अंदर अपने आप में नेचुरल कुछ फिनोमेना पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, सोल्ट से रेजिस्टेंट होती हैं। जिसके अंदर आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल याद रखना है, बहुत बार डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ लेता है। इसमें बार्ले हो गया, डेट पाल्म हो गया, आंवला हो गया, बेर हो गया, टर्निप हो गया, कॉटन हो गया, टबैको हो गया, रोडस ग्रास हो गया। इसके अंदर बार्ले हो गया, ये डेट पाम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। बार्ले और डेट पाम बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंवला हो गया, बेर हो गया। यदि कोई जिसको तो डेजर्ट वगैरह से, जिसके अंदर मतलब ड्राई लैंड ड्राई ड्राई क्लाइमेट वगैरह से, तो उनको उनके तरफ से आपको पता चलेगा वहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होते हैं, बेर वगैरह होती हैं, आंवला वगैरह होते हैं, डेट पाम वगैरह ऐसी चीजें अपन वहाँ पर ज्यादा करते हैं। तो उधर एरिया के स्टूडेंट है तो उनको यहाँ पर याद करने में सिंपल यहाँ पर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ सोल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी, मतलब कुछ वेराइटी ऐसे डेवलप की गई है अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह के द्वारा, जो जो भी अपनी एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा, तो वो क्या करें उसके अंदर कुछ ऐसे डेवलप किया गया है, मतलब कुछ बारी उसके अंदर मतलब जीन वगैरह इंसर्ट करके सोल्ट से रेजिस्टेंट बनाया गया है। तो ऐसे अपन वैसी वेराइटी भी अपनी लोकल एरिया में अपन यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर राइस की जो वेराइटी होती है लूनी सीरी होती है, IR8 होती है, पूसा 221 होती है। उसके बाद में वीट के होते हैं राज 3077, उसके बाद में K65, बार्ले की RD103 103, RD37 307 और BL2। साथ में वाटर मेलन की होती है दुर्गापुरा केसर, ठीक है, और उसी साथ में शुगर बेबी जो बहुत मतलब स्वीट वाटर मेलन होता है, बहुत मीठा वेराइटी है वाटर मेलन की शुगर बेबी। तो ये अलग अलग वेराइटी आप यहाँ पर याद रख सकते हो। ठीक है, लूनी सीरी राइस के अंदर बात कर लिया, IR8 पूसा वगैरह। तो ये अपनी कंप्लीट बात कर ली किसके अंदर, बायोलॉजिकल, मतलब इसमें हम किसी प्रकार का केमिकल वगैरह यूज नहीं करते। हैज ए लिविंग पार्ट या हैज ए मतलब कुछ विदाउट केमिकल वगैरह हम क्या कर सकते हैं, उसका मतलब मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, बायोलॉजिकल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको ये भी क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन दे दिया कि कौन सा बायोलॉजिकल मेथड्स है, कौन सा बायोलॉजिकल मेथड नहीं है, कौन सा केमिकल मेथड्स नहीं है। तो ये सब आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना प्रॉब्लमेटिक सोइल वाला जो चैप्टर होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो अपना एक सिर्फ चैप्टर बचा है वो होता है फर्टिलाइजर वाला। वो फर्टिलाइजर वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं अपना फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो अपना वीक होगा उसके अंदर अपन बात करेंगे फर्टिलाइजर को लेकर के। ठीक है, तो अपन जो भी हमारे अदर प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हो, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप शेयर करने से और भी बहुत से लोगों का फायदा होगा। मैं यदि वहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ तो उसका फायदा मेरे पता चलेगा, क्योंकि आप जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपको समझ में आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो उस चीज़ का मुझे आइडिया यहाँ पर लगेगा। ठीक है, और भी अपने अपने पेरेंट्स वगैरह को भी जोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम जितनी भी जॉब से रिलेटेड वगैरह या जितनी भी अपनी कृषि वगैरह से रिलेटेड जितनी भी स्कीम होती है, योजनाएं होती है, मैं यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको बताता हूँ। सबका मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है। और यदि यूट्यूब वगैरह से जो कोई स्टूडेंट है, आपका कोई दोस्त है, उनको भी शेयर कीजिए, उनको मैं पूरा प्रॉपर काउंसलिंग तक यहाँ पर गाइड करता रहूँगा। ठीक है, अपने नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर। ठीक है, धन्यवाद।